डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सीरीज की जरूरत थी भी। इस पूरी सीरीज में मैं क्या नया देने वाला हूँ आप लोगों को, करियर 247 और नेक्स्ट जेन आपको क्या नई चीजें देने वाली है। आज जावा के साथ डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एवरीवन, हम गौरव भैया। यार आप लोगों ने पिछली सीरीज जो कि जावा के सीरीज थी, जहाँ पे आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लिया है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा कि डीएसए क्यों पढ़ना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पूरी सीरीज में जो डीएसए की सीरीज है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपको ये सीरीज की ज़रूरत थी भी या नहीं भी है ना। लेकिन एक बात याद रखना यार, आप जब भी जॉब को चेंज करना चाहोगे या जॉब लेना चाहोगे तब कोडिंग आपके सामने आएगी, और उस कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा डीएसए। आप इंजीनियरिंग की कोई भी जॉब करोगे आपको कोडिंग करनी ही पड़ेगी, और उसके साथ साथ में आपको डीएसए में स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझ रहे हो। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि भैया पहले डीएसए होता क्या है वो समझा दो, या कुछ लोगों को, बहुत लोगों को मोस्टली पहले से पता होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इस पूरी सीरीज में मैं क्या नया देने वाला हूँ आप लोगों को, करियर 247 और नेक्स्ट जेन आपको क्या नई चीज़ें देने वाली है, वो पहले मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट थिंग कि यार पूरे यूट्यूब पे या फिर आप बोलो इंटरनेट पे जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो एक सर्टेन लेवल तक हैं। जब भी आप कुछ पूरी तरीके से मास्टर करना चाहते हो वो रिसोर्सेज नहीं है, और देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन कि क्यों नहीं है। यार ना, जब भी कोई टॉपिक और बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है यूट्यूब पे बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन के साथ होती है, लोग कम वॉच करना उसको प्रेफर करते हैं, है ना। लेकिन इस पूरी सीरीज में मेरा पर्पस बहुत व्यूज को इकट्ठा करना नहीं है, मेरा पर्पस है कि जितने लोग आएँ उनकी लाइफ में मैं एक चेंज कर पाऊँ। उनकी लाइफ में अगर वो डीएसए या फिर कोडिंग का कोई भी टेस्ट देते हैं उसको वो क्रैक कर पाएँ, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो टीसीएस का हो, विप्रो का हो, या फिर अमेजन और गूगल का हो। तो सर्विस बेस्ड कंपनी से लेके स्टार्टअप से लेके किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इन सभी कंपनियों के इंटरव्यू में जब भी कोडिंग आए तो आपके पास में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मैं तो कर लूँगा। बात समझ आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, पूरी सीरीज में आने वाला है क्या मजा? अगर पूरी सीरीज में आने वाला है मजा तो शुरू करते हैं एनर्जी के साथ में। आज मैं आपको कुछ फंडामेंटल कराऊंगा जो हो सकता है आपने कहीं और से भी देख रखा हो। फंडामेंटल कराना मेरे लिए कंपल्जन है एज ऑफ नाउ, वो कराना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको एडवांस करा पाऊंगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने जावा नहीं की हुई है पहले से, मैं बोलूंगा, मैं दिखा देता हूं कहां से मिलेगी आपको जावा का लेक्चर। आप जावा को पहले सीखो। आज जावा के साथ डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। C++ हो गई पुरानी, और पुरानी की गई कहानी, समझ रहे हो। तो पढ़ना पड़ेगा जावा, और जावा आज का मॉडर्न टेक है जिसमें लोग डीएसए भी करते हैं और डेवलपमेंट भी सीखते हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं डबल एडवांटेज है। तो पहले ना एक बार मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे है तो, और यहाँ मैं सर्च करूँगा नेक्स्ट जेन, इफ आई कैन फाइंड नेक्स्ट जेन स्किल्स। ठीक है, अगर मुझे सही से मिल जाता तो ये रहा अपना नेक्स्ट जेन स्किल्स। इस चैनल पे आप ऑलरेडी ये लेक्चर देख रहे हो, है ना। यहाँ पे अगर आप जाओगे वीडियोज वाले पार्ट में तो जावा का मेरा ही एक कोर्स पड़ा हुआ है, कुछ 6.5 आवर का पकड़ लो, है ना, इतना कोर्स पड़ा हुआ है, उसको देख लो ध्यान से। जब उस कोर्स को देख लोगे तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, आपको जावा आती होगी। अब आप डीएसए सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। जब ये आप कर लोगे फिर आप डीएसए की ये चीज़ें बहुत इंजॉय कर सकते हो। बट अभी ना मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे जानना है कि सच में क्या मुझे इतनी बड़ी सीरीज जिसमें बहुत टाइम और एफर्ट लगने वाला है, और बहुत सारे जो पेड कोर्सेस हैं उनको डिफीट करके एक बेहतर फ्री कोर्स बनाया जा सके सभी के लिए, वो करना है। वो तभी करूंगा मैं जब मुझे लगेगा कि सही लोग देख रहे हैं इस कंटेंट को और सही लोग एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता क्या है। और मैं एक सिंपल सी कहानी आपसे पूछूंगा, तो आप एक काम करो, आप एक लाइब्रेरी में जाओ, मस्त एक लाइब्रेरी में गए, और लाइब्रेरी में जाने के बाद में आपने क्या काम किया कि माना कि यार मोहन नाम का एक बच्चा है जो यहाँ पे इस लेक्चर को देख रहा है। मोहन ने क्या काम किया कि अपना एक लाइब्रेरी का बिजनेस शुरू किया। अब मोहन था थोड़ा शरारती, ठीक है। मोहन ने क्या काम किया, ये 1-2 लाख बुक लेके आया और एक प्लेस पे उठा के रख दी, ठीक है। तो उसके पास में 1 और 2 लाख बुक थी, सारी उसने उठा के एक ढेर लगा दिया मस्त सा बढ़िया सा। अब मान लेता हूं जो करण इस लेक्चर को देख रहा है, करण गया उस लाइब्रेरी में, और करण, अच्छा कोई करण हो तो कमेंट में मुझे बताना। अब करण गया उस लाइब्रेरी में, और करण को मुझे एक बातों कोई स्पेसिफिक बुक ढूंढनी हो, आसान होगा या मुश्किल होगा? बताओ। मुश्किल होगा, सही बात है, एकदम सही बोले। मुश्किल होगा या नहीं बोला? तो कुछ लोग तो हाँ करते रहोगे ना, लेक्चर देखते, भले ही रिकॉर्डेड है, अब देखते अगर हाँ या ना करोगे ना ज़्यादा इंगेजिंग रहता, मज़ा बहुत आने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ कि करण ने क्या काम किया कि भाई अब उसके लिए बुक ढूंढना बहुत मुश्किल है,
तो एकदम ऐसे सुपर पावर्स का इस्तेमाल करिए, डिक 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 ढूंढ रहा है, बट वो प्रैक्टिकल वे नहीं है ना। आप ऐसे सारी बुक्स को एक प्लेस पे डालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे जैसे डेटा ग्रो करेगा, तो 5 बुक होती हैं डाल देते एक प्लेस पे चल जाता, 2 बुक होती हैं एक प्लेस पे डाल देते चल जाता। जैसे जैसे बुक का डेटाबेस बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे डिफिकल्टी होगी यूजर्स को उन चीज़ों को एक्सेस करने में। डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहीं ना कहीं वही एक बात है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, जब तक डेटा स्मॉल फॉर्मेट में है, छोटा डेटा है मेरे पास में। लेट्स से मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि 10 बच्चों का डेटा है, तो यार रैंडमली कहीं भी डाल लो, क्या प्रॉब्लम है? 10 डेटा में ढूंढना मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर ये डेटा 10 लाख बच्चों का हो जाए या 10 करोड़ लोगों का हो जाए, उस केस में अब डेटा ढूंढना, डेटा अपडेट करना, डेटा से एक्चुअल मीनिंगफुल चीज़ें निकालना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। आपको अब क्या चाहिए? उस डेटा के लिए चाहिए कि स्ट्रक्चर, जैसे कि मोहन को लाइब्रेरी चलाने के लिए चाहिए कि स्ट्रक्चर। तो फिर मोहन ने क्या काम किया? राहुल जो इस लेक्चर को देख रहा, राहुल देख रहा, बताना मुझे, राहुल ने क्या काम किया कि भाई मोहन गया राहुल के पास में, राहुल भाई मैंने लाइब्रेरी का बिजनेस खोला, चल नहीं रहा यार। राहुल बोला भाई तुम थोड़ा तो दिमाग लगाओ, तुमने लाइब्रेरी खोली है लेकिन पहले इधर तो कुछ रखो, समझ रहे हो? तो राहुल ने सजेस्ट किया कि भाई एक काम करो, तुम पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओ, पूरा एक आर्किटेक्चर बनाओ। तुम्हें क्या करना होगा कि प्रॉपर रैक्स निकलवानी होंगी, सेक्शंस बनाने होंगे कि भाई यहाँ पे आपको बीटेक के कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ लेट्स से बीसीए के मिलेंगे, लेट्स से यहाँ पे एमसीए के मिलेंगे, लेट्स से यहाँ पे बीएससी के मिलेंगे, या टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, ये आर्ट्स एंड साइंस होगा, ये लेट्स से पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट होगा। तो आपको क्या करना होगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जब ऐसा मोहन ने किया, नेक्स्ट टाइम पे जब करण नाम का जो लड़का था वो दोबारा आया, तो उसको चाहिए था कि भाई मेरे को ना एक डीएसए की डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बुक चाहिए बीटेक के लिए। वो इजीली गया रिसेप्शन पे, रिसेप्शन वाले ने देखा कि भाई अब ये आपका सामने रो है बीटेक के लिए, वहाँ पे जाओ 5th रैंक पे अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि डेटा ऑर्गेनाइज था। कैसा था? ऑर्गेनाइज था। तो डेटा स्ट्रक्चर का आई होप मीनिंग सबको समझ आ गया होगा कि भैया डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो डाल लो एक स्ट्रक्चर में, और एक स्ट्रक्चर में डाला तो उसको बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। सबको बात समझ आ गई? क्या समझ आ गई तो मुझे कमेंट में बताना यार, तुम्हारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मजा आता है यार। मेरे पास ना इस पर्टिकुलर चैनल का अकाउंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल आईडी से आपको मैसेज में रिप्लाई कर सकता हूं। और जिसको कनेक्ट करना है वो सर्च करो गूगल पे गौरव पांडे मेंटर, यू विल फाइंड माय प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना, अगर कुछ गाइडेंस की जरूरत है उस केस में। तो यार डेटा स्ट्रक्चर सबको समझ बात आ गई। अब अगली बात आती है कि भैया ये ए किसके लिए है, ये एल्गोरिथम का क्या मतलब है? कि भाई मैं डीएसए तो समझ गया कि डीएसए का क्या मतलब है, डेटा स्ट्रक्चर का तो मतलब समझ गया, बट ये ए क्या है? डेटा समझ गया, एज फॉर स्ट्रक्चर समझ गया, भैया थोड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एल्गोरिथम क्या होती है? ये एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है? अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है यार? सिंपल सी भाषा में सबको पता होगा, जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस से यहाँ पे हैं, कि भाई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। चाहिए क्यों? क्या हर एक सॉल्यूशन हर एक केस में काम करती है? दोस्त की हर एक एडवाइस हर जगह काम करती है? द आंसर इज नो। बात समझ आ रही है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि भाई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तो हो गई। मान लेता हूं कि भाई अब क्या था, करण जो था मोहन की लाइब्रेरी से किताबें लेके आया डीएसए का, और डीएसए पड़ा कॉम्प्लेक्स। तो अब करण बोला कि भाई चलो हिमालय संन्यास लेते हैं, अपने बस का डीएसए नहीं है। तो फिर करण ने क्या काम किया? संन्यास बोला कि संन्यास लेने का कोई फायदा नहीं है, अपन गेम खेलेंगे। अपन क्या खेलेंगे? गेम खेलेंगे। तो करण गया, करण ने अपना फोन निकाला। करण के पास में बेसिकली 1.5 GB डेटा होता है जियो का, समझ रहे हो, और 5G अपग्रेड है तो भैया फिर अनलिमिटेड है, समझ रहे हो। तो अब ये करण के पास में डेटा था। करण ने क्या काम किया? इतना लिमिटेड डेटा है करण के पास में, तो करण को ना बेसिकली एक गेमिंग एप्लीकेशन डालना था। माना कि वो स्नेक वाला नहीं होता है, जब एक सांप जाता है ऐसे गोली खाता है। कितने लोगों ने खेला है बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे एक स्नेक गेम उसने डाउनलोड किया, मस्त खेल रहा था, ठीक है। तो उसने क्या काम किया? डाउनलोड किया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आराम से उसने प्ले किया और एंजॉय किया, ठीक है। अब क्या था कि भाई करण के पास प्रॉब्लम थी कि भाई उसको चाहिए था एक गेम, डेटा था 1.5 GB। तो बोला भाई जाएंगे प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे या ऐप स्टोर पे सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे और खेलेंगे। सिंपल एल्गोरिथम, भाई गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्नेक गेम एंड प्ले इट। सिंपल सॉल्यूशन थी। अभी क्या हुआ, करण ना बोला यार, करण से किसी ने बोला ये तो बच्चों वाला गेम खेल रहे हो, तो वो बोला अब नहीं, अब तो बड़ों वाला गेम खेलेंगे। अब उसको चाहिए PUBG, समझ रहे हो, या फिर लेट्स से BGMI। तो बोले भाई वो कैसे खेलें? बोले बहुत डेटा चाहिए डाउनलोड करने के लिए। तो बोला कि भाई अच्छा एक काम करता हूँ मैं, क्या मुझे वो डेटा किसी और से, मतलब वो जो गेमिंग एप्लीकेशन है, तो करण के बेसिकली पास में, करण से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक और लड़का रहता है जिसका नाम है आनंद, ठीक है। तो यहाँ पे ये आनंद का घर है,
अब क्या हुआ, आनंद के पास बेसिकली वो गेम है, लेट्स से पबजी, यार मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा ही नाम होता है, या BGMI, जो भी आप बोलो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई करण जो है आनंद के पास जाएगा, और लेट्स से अगर 10 GB का है तो आसानी से ले लिया। फिर यार करण सोचा कि भाई कहीं ना कहीं मेरे पास में जियो का अनलिमिटेड डेटा है, तो मैं 10 GB का क्यों लेने जाऊं। तो करण के पास में अब 2 एल्गोरिदम पॉसिबल हैं। पहली एल्गोरिदम कि भाई आप आनंद के घर पे जाओ, लेके आओ, बोला 2 किलोमीटर साइकिल से जाऊंगा, साइकिल से आऊंगा, ये तो DSA भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, भाई नहीं जाना। तो उसने क्या काम किया, बोला कि ठीक है कोई नहीं यार, 4-5 घंटे लगेंगे तो लगेंगे, मैं घर पे ही डाउनलोड करूंगा बैठ के, स्पीड स्लो है। तो वो घर पे डाउनलोड किया, बाद में कर लिया। अब चाहिए उसको GTA 5, उसका BGMI से भी मन भर गया, अब चाहिए GTA 5। अब बोला अब है मेरे पास में 100 GB का एप्लीकेशन। अब आनंद था बड़ा अमीर आदमी, समझ रहे हो, तो GTA 5 उसके पास अवेलेबल था। तो अब बोला भाई अब कैसे लेके आए, अब डाउनलोड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब कौन सी एल्गोरिथम हो सकती है बताओ, कि भैया आप साइकिल उठाओ, टिक टिक चलाओ, आनंद के घर पे जाओ, GTA 5 को कॉपी करके लैपटॉप में डालो, इंस्टॉल करो और फिर लेके आओ। इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है उसको 1 से 2 घंटे। लेकिन GTA 5 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता नहीं हो जाता। तो अब क्या था कि दो सॉल्यूशन तो हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन अलग अलग सिनेरियो में बदल सकती है। वैसे जो एक एल्गोरिदम है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होती, बात समझ आ रही है, कभी परफेक्ट नहीं होती। एक सर्टेन सिनेरियो में तो चलेगी, दूसरे सर्टेन सिनेरियो में हो सकता है ठीक से ना चले, कुछ और सॉल्यूशन आपको लगानी पड़े, बात समझ आ रही है। लेकिन अभी एक बात मुझे समझ आ गई, मेरा डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, उसके साथ अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना है तो एक ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम, ये तीनों बातें जो बता दे उसको बोलते हैं DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। और जो लोग इनको पढ़ते हैं उनका ब्रेन धीरे धीरे शार्प होने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर आ जाता है, कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको समझ के वो लोग सॉल्यूशन देने में कैपेबल होते हैं। और यही रीजन है कि सारी कंपनियां आज जितनी भी डेवलपमेंट प्रोफाइल पे या इंजीनियरिंग प्रोफाइल पे किसी को हायर करती हैं, DSA जरूर पूछती हैं। चाहे वो आपका 5 लाख का पैकेज हो या 50 लाख का, DSA आपको नहीं छोड़ेगा, हर एक रेंज में आना ही आना है, बात समझ आ रही है। और मैं मजाक नहीं कर रहा यार, DSA के बहुत कायदे से एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर चीज़ें नहीं है ना। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड मिले, लीड कोड की प्रैक्टिस हो, जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आपकी बढ़िया ग्लोबल कोडिंग प्रोफाइल बने, आपके पास में DSA की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, और बहुत सारी चीज़ें, वो सारा कुछ कवर हो, सारे एडवांस कॉन्सेप्ट, आपका एरे से लेके ग्राफ तक, है ना, 2 पॉइंटर से लेके बिट मैनिपुलेशन तक, बैक ट्रैकिंग तक, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हों, बस समझ रही हो। बीच बीच में बता दूंगा कि भाई कौन सा किसके लिए है, कि भाई अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को जिंदगी भर 3 लाख की जॉब करनी है तो मैं क्या पढ़ना है, मेरे को 5 की करनी है क्या पढ़ना है, 15 की करनी है कितना पढ़ना है, 50 की करनी है कितना पढ़ना है। सबके एम्बिशन, अब जो सबके जो एम्बिशन है वो अलग अलग है नहीं है ना। तो अपने एम्बिशन के हिसाब से आप पढ़ो, ठीक है, सही लग रहा है, सॉर्टेड लग रहा है। DSA हम लोग समझ गए, है ना, कि DSA क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है। अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट आता है फ्लो चार्ट का, कि भैया फ्लो चार्ट किसको बोलते हैं। यार एल्गोरिथम समझ तो गए, चलो एक बार लिख भी लेते हैं। माना कि सिंपल से एग्जांपल लिखते हैं एल्गोरिथम का, एक एग्जांपल लिखते हैं। और यार सीन ये है कि आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, एक जावा प्रोग्राम लिखना है इवन नंबर निकालने का। क्या एल्गोरिथम हो सकती है, बोलोगे बहुत सिंपल बोल रहे हो भैया, बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ा रहे हो। भाई वेट करो, सब्र करो, टाइम आएगा, महंगी होंगी चीज़ें, टफ होंगी चीज़ें, अभी देख लो इसे, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे क्या है कि भाई मेरे को सिंपल सी एल्गोरिथम निकालनी है, कि भैया चेक प्राइम, लेट्स से चेक इवन, क्योंकि मेरा पर्पस आपको इवन का लॉजिक समझाना नहीं है, मेरा पर्पस आपको एल्गोरिथम लिखना समझाना है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि भैया टेक यूजर इनपुट, सही बात है, पहले तो इनपुट लेके आओ ना, टेक यूजर इनपुट। स्टेप नंबर 2 फाइंड मॉडुलस, मॉडुलस विद 2, कि भाई 2 से अब मॉडुलस निकालो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। स्टेप नंबर 3, सो इफ रिमाइंडर 0 0, हम लोग क्या कह सकते हैं इस केस में बताओ। अगर रिमाइंडर 0 हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इवन है ना, देन से इवन। तो ये तुमने 3 स्टेप्स लिख ली,
और ये हो गई आपकी एल्गोरिदम। ये जरूरी नहीं है कि फिक्स स्ट्रक्चर में हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो चीज़ें, वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है फ्लो चार्ट। यार फ्लो चार्ट का कुछ नहीं होता, कुछ सिंबल्स होते हैं, बहुत सारा इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब भी आप छोटे एग्जाम्स देते हो, कैंपस के अंदर बैठ के एग्जाम देते हो, जो आपका इन कैंपस हायरिंग होता है यानी ऑन कैंपस हायरिंग होता है, उस केस में थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको अपनी एल्गोरिदम को सिंबल्स फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, एक पिक्टोरियल फॉर्मेट यानी पिक्चर के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, तब लगता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट कुछ नहीं करता, जो मेरी एल्गोरिदम है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, उसको सिंबल्स की हेल्प से पूरा दिखा देता है कि भाई ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो लोगों को थोड़ा विजुअली दिख जाता, समझ आता कि अच्छा ठीक है यार ऐसे प्रोग्राम ये काम करेगा। कुछ सिंबल्स आपको याद रखने हैं फ्लो चार्ट के अंदर। ये टर्मिनल है, ठीक है, मतलब कहा कि भाई कहाँ स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ स्टॉप कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये, तो मैंने अपना एल्गोरिथम या कोड मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इनपुट आउटपुट के लिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यार मैंने इनपुट तो कहीं लिया नहीं है, कोई नहीं, अगर इनपुट जब आप लेते हो तो हल्का सा ही कैसा ये पैरेललोग्राम बनाते हो तिरछा करके, ठीक है। तो जब भी आपको इनपुट लेना होता है कि भाई लेट्स से टेक इनपुट एक्स, तो आप इस सिंबल का यूज करते हो। प्रोसेस अगर कोई दिखानी है, जैसे रिमाइंडर निकालना हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे तो ये इनपुट था, ठीक है। ये आउटपुट है बाय द वे, प्रिंट टेक्स्ट, तो आउटपुट के लिए ऐसा दिखाया गया, ठीक है। तब आप इस वाले सिंबल का यूज करते हो। अगेन डिसीजन बॉक्स का मतलब है कंडीशन, जो आपको इफ एल्स मैंने पढ़ाई है जावा के अंदर, ठीक है, तो उनके लिए आप लगाते हो इस वाले बॉक्स को, जो डायमंड शेप का दिख रहा है ना, ये इसका यूज होता है। अगला है कनेक्टर। अब कनेक्टर का काम क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ जो फ्लो चार्ट है उनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज होता है। हाउएवर अभी हमारे पास यहाँ पे थे नहीं ऐसे, तो हमने डायरेक्टली कुछ कनेक्ट किया नहीं है। फ्लो भाई कोड कैसे कहाँ ट्रांसफर, देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे कंडीशन लगने के बाद में ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, समझ रहे हो। तो वो फ्लो कंट्रोल होता है ना एरोज के साथ में। इनकी जरूरत नहीं है, प्री डिफाइंड प्रोसेस कुछ ऑलरेडी हो कोड में, तो ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। अगेन लूप का सिंबल, ये फॉर लूप के लिए सिंबल आप ऐसे हेक्सागोन का यूज करते हो, बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए आप ऐसे करते हो कि भाई अगर आपको कुछ डेटा प्रिंट आउट रेडी है उसके साथ दिखाते हो। बट मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आपको ये पता होना चाहिए ओवल जो शेप है, ये स्टार्ट और एंड वाला, ये इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, डिसीजन बॉक्स पता होना चाहिए, कनेक्टर पता होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए, बस हो गया। इतने इंपॉर्टेंट थे जो आपको हर हाल में पता होने चाहिए कि भाई ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया जिसका काम है कि भैया मेरे को प्रिंट करानी है वैल्यू कहाँ से लेके, भाई 1 से लेके 20 तक के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपको क्या करना है कि भैया इनिशियलाइज कर दो वैल्यू को, ठीक है, एक्स को आपने इनिशियलाइज कर दिया है ना। अब उसके बाद में क्या करो, इंक्रीमेंट करो एक्स को, मैंने यहाँ पे इक्वल कर देते हैं यार, ठीक है, लेस देन इक्वल करो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट एक्स बाई 1, तो हमारी क्या होगी, वैल्यू एक्स की 1 से ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे आउटपुट को दिखा दो, क्या मेरी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो आंसर जब भी मेरा 1 जो है 20 से छोटा है तो ट्रू हुआ, तो फिर से आओ, फिर से इंक्रीमेंट करो, फिर से 2 प्रिंट करो, समझ रहे हो। तो ये यहाँ से समझ आ रहा है कि भाई पूरा कोड ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे पिक्टोरियल फॉर्मेट में चल रहा है, बस समझ आ रही है। तो इसलिए आपका यूज होता है फ्लो चार्ट। अब यार अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे लोगों को बहुत चैलेंज होता है इसमें, और क्या मैं आज ये पूरा पढ़ाऊंगा, नहीं। कैसे पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे डीएसए के साथ मैं आपको ये पढ़ाऊंगा और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन आज बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा, जितना आज नेसेसरी है आपको पता होना चाहिए। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये कैसे करते हैं, ठीक है, वो समझते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है। यार अब एक बात समझो, कोई भी आप काम करो उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें जो स्पेस कंज्यूम होने वाली उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे पूछूंगा एक सिंपल सी कहानी, ठीक है, क्या पूछूंगा, एक सिंपल सी कहानी। यार कहानी कुछ ऐसी थी कि भाई मैं ठहरा माना कि यार, है ना, मैं ठहरा माना कि थोड़ा अपने आप को अमीर बोल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, मैं ठहरा एक अमीर आदमी, ठीक है, माना कि तो मैं ठहरा एक अमीर आदमी, और मेरे पास में क्या था, एक लेट से 16 GB रैम के साथ में एक फ़ोन था, ठीक है, जिसमें मुझे क्या करना है, BGMI खेलना है। तो मेरे में मैं एप्लीकेशन चला रहा हूँ, सेम एप्लीकेशन क्या होता है, करण जो लड़का शैतान था उसके पास में 4 GB वाला फ़ोन है, समझ रहे हो, 4 GB वाला फ़ोन है, अपने पास 16 GB वाला फ़ोन है। अब क्या होगा, क्या करण PUBG को उतने ही, जो BGMI उसने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, क्या वो भी उतनी ही स्पीड से चेंज चला पाएगा जितनी स्पीड से मैं? आप बोलोगे नहीं, बट कोड तो दोनों के लिए सेम था। जिस कंपनी ने BGMI बनाया, अब बोला होगा कि भाई ये इतना फास्ट है, इतना स्लो है, कैसे डिफाइन करोगे? लोग बोलते हैं कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि द टाइम टेकन बाय अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, है ना। अब ये क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है,
है ना। अब भाई मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए हो सकती है ना, तो थोड़ी देर मान लेते हैं कि करेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई मैंने एक अलग डिवाइस में चला रहा हूँ तो अलग टाइम में चल रहा है, अलग डिवाइस में चला रहा हूँ अलग टाइम पे चल रहा है, इंटरनेट स्पीड हो गई, है ना, कितनी मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है मेरे सिस्टम की, ये बात हो गई। इन सारी बातों पर भी डिपेंड करता है। तो क्या ये मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड क्या एक परफेक्ट मेजरमेंट की यूनिट है? नहीं। मैंने एक कंपनी में बोला ना, मैं कंपनी में आया, समझ रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई काम करो, आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। 10 टीम ने बोला कि भाई मैं बना के देता हूँ। अब जिसके पास में हायर एंड का लैपटॉप होगा उसका फास्ट चल रहा होगा, जिसके पास लो एंड का होगा उसका स्लो चल रहा होगा। भाई ये कौन सी बात हुई? आपको तो एक क्लियर मुझे बताना पड़ेगा ना कि आपका कोड ऑप्टिमाइज है नहीं है, मैं कैसे पता करूंगा? तो फिर एक सॉल्यूशन आई कि आप ना टाइम को सेकेंड, मिनट या मिली सेकेंड में मत लो। किसमें लेना है? असिम्पटोटिक नोटेशंस, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इंडिपेंडेंट है एक्चुअल टाइम से, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कौन सा कोड ऑप्टिमाइज्ड है, कौन सा कोड ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। बात समझ आ रही है? तो कौन आया? असिम्पटोटिक नोटेशंस आए। तो असिम्पटोटिक नोटेशंस, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ी। अब इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ भाई, इनसे कुछ सिंबल्स थे जो कि मेरे पास में कहीं ना कहीं रेशनल सिस्टम बनाते हैं। ऐसा सिस्टम जहां पे कोई फिक्स वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ एक सर्टेन वैल्यू के अराउंड हम लोग बात कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ना असिम्पटोटिक नोटेशंस में 3 चीज़ें आई। एक तो आया वर्स्ट केस सिनेरियो कि भैया बुरे से बुरा क्या होगा, समझ रहे हो, हम तो बाबा आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो, बुरे से बुरा क्या होगा। सेकंड भैया एवरेज केस में, भाई रोज की हालत कैसी है ना, एवरेज केस में कि एवरेज केस क्या है, समझ रहे हो। थर्ड नंबर पे हो सकता है बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, समझ रहे हो। तो अब चलो, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में क्या थे, करण ना, करण शरारती तो भाई लाइब्रेरी से पढ़ाई तो किया नहीं। तो अब क्या हुआ कि भाई करण ने BGMI डाउनलोड तो कर लिया। अब करण के साथ 3 सिनेरियो हो सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो, घर में किसी को नहीं पता कि करण पढ़ाई नहीं कर रहा और करण मस्त गेम खेल रहा है, ये किसी को नहीं पता। ये बेस्ट केस सिनेरियो, करण एकदम सुरक्षित मस्त, आहा क्या जिंदगी। सेकंड आता है एवरेज केस सिनेरियो, घर में छोटे बड़े भाई बहन को पता चल गया कि भाई करण ने लाइब्रेरी से कुछ नहीं है, पढ़ाई करता है वो, करण खेलता है BGMI। एवरेज केस सिनेरियो, सही बात है, पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है बस भाई बहन ब्लैकमेल करे, भाई देख मेरे को खेलने दे, बोला बोल देंगे मम्मी से, बता रहे हैं, समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी है। वर्स्ट केस सिनेरियो, खेलते हुए पापा ने देख लिया, अब उसके बाद तो तुम जान लो। तो 3 पॉसिबल सिनेरियो है नहीं है, बात समझ आ रही है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल देता हूँ। माना कि मेरे पास में एक एरे है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक एरे है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे माना कि मुझे 1 ढूंढना था और मैं यहाँ से ढूंढ रहा था एकदम स्टार्टिंग से। 1 ढूंढना तो स्टार्टिंग में मिल गया, बेस्ट केस सिनेरियो, करेक्ट भाई, एक ही बार में काम हो गया। मुझे कहीं जाके बीच में मिला, एवरेज केस सिनेरियो, करेक्ट। मैं ढूंढ रहा था 7, तो मुझे स्टार्टिंग से आके एंड तक जाना पड़ा, वर्स्ट केस सिनेरियो। इससे ज़्यादा काम मुझे नहीं करना पड़ सकता था, है कि नहीं है। 3 सिनेरियो के लिए, इनके लिए सिंबल क्या होता है अब मैं बताता हूँ। बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस के, तो बेस्ट केस में यह है कि भाई ओमेगा एक सिंबल यूज होता है। ओमेगा क्यों? ओमेगा होता है फिजिक्स में जो हर किसी को पढ़ना होता है, बेस्ट केस में ऑलमोस्ट सबको समझ आ जाता है। सेकंड है एवरेज केस। अब एवरेज केस कैसे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जो मैं स्टोरी क्यों बोला हूँ आपको याद रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जब तक साइन 90 लोग पूछते बता देते हैं, cos 0 बता देते हैं। जैसे ही आता है कि प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल्स टू 1, तब भी कुछ लोग तो कर लेते हैं। फिर उनसे बड़े हुए कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न निकल के आते हैं, इनको प्रूव करना होता है, सर के ऊपर से जाता है, समझ रहे हो। वो हो गया एवरेज केस की, भाई आधा पार्ट समझ आ रहा है आधा नहीं आ रहा, तो उसके लिए थीटा सिंबल है। भाई ट्रिग्नोमेट्री में थीटा है या नहीं है बताओ। तो थीटा के लिए एवरेज केस यूज होता है, मतलब कहानी बता आपको याद रहे। और वर्स्ट के सिनेरियो में होता है ओ माय गॉड पिट गए, पापा मिल गए, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिग ओ। क्या बोलते हैं? बिग ओ। इस सिंबल का नाम है बिग ओ। तो ये ओ देख रहे हो, कैपिटल ओ को बोलते हैं बिग ओ। तो इस तरीके से आप 3 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हो, है ना। अब समझते हैं इनकी डेफिनेशन को कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझो पहले, फिर सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है विद द फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पूछो क्यों? मैंने एक प्रोग्राम लिखा इवन नंबर को प्रिंट कराने के लिए। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैंने आपसे बोला कि 10 नंबर तक प्रिंट कराओ, फास्ट चलेगा। मैंने आपसे बोला 200 तक कराओ, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैंने बोला 3000 तक चलाओ,
और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब 3 लाख तक चलाओ और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। जितना बड़ा मेरा इनपुट उतना बड़ा काम। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई कि टाइम कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इट्स अ टाइम टेकन बाय ए प्रोग्राम फॉर द फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। तुम लोग खुद लिखोगे, मैं इधर नहीं लिखूंगा, नोट्स बना के चलो, तभी कुछ बड़े सपने पूरे होंगे। और मैं चाहता हूं कि हम और दोनों मिलके सपने अचीव करें। बात समझ आ रही है? और आप लोग कर पाओगे, ये हर हाल में कर पाओगे, है ना? तो एकदम एनर्जी दिखाओ कमेंट में और बोलो कि तुम करके दिखा सकते हो। मैं वेट करूंगा, हम लोग पूरी सीरीज करेंगे मेहनत के साथ में, जैसे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे और फिर करते हैं मजेदार धमाके के साथ बढ़िया प्लेसमेंट्स। समझ रहे हो? आप जहां पर भी बैठो, बीच बीच में प्लेसमेंट की टिप्स आपसे शेयर करता रहूंगा, तो वो टेंशन मत लो, चीजें आसान है, हो जाएंगी। समझ रहे हो? चलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ गए कि भाई फॉर द फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, जितना बड़ा इनपुट उतना बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है। अब इसके लिए कुछ सिंबल्स हैं। एक तो होता है बिग ऑफ एन, ठीक है? अब ये भी टेंशन मत लेना, ये भैया नहीं पता कर पाते कब क्या होगा, टाइम के साथ सब बताऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सब समझ आएगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? तो फिर होता है एक लॉगरिथमिक होता है, ठीक है? बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है? यार मैं वो क्यों लिख रहा हूँ, वर्स्ट केस ही हमेशा काउंट किया जाता है कि अगर आपका प्रोग्राम बुरे से बुरे सिनेरियो में सर्वाइव कर गया, पापा के पकड़ने के बाद भी करने बीजिए माई खेल लिया तो बच गया, उसके बाद कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? चलो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, 3rd नंबर पे। अब होता है कि भाई बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है? बिग ऑफ एन लॉग एन, टाइम आने पे सब पढ़ाऊंगा आपको ये कब आती हैं, ठीक है? 4th नंबर पे है माना कि बिग ऑफ एन स्क्वायर, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है? यार एक तो रही गया, खैर कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ बिग ऑफ 1, जिसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ये होता है 6 नंबर, बिग ऑफ एन क्यूबिक होता है। इसको बोला जाता है लीनियर। सेम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के सेम सिंबल्स हैं, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक। सेम ये भी। उसके बाद में ये क्वाड्रेटिक, इसको बोला जाता है कांस्टेंट, ठीक है? नोट बना लो। और 3rd नंबर है क्यूबिक। ये 3 मेरे पास, ये हमें कुछ याद रखने हैं सिंबल्स। यही सेम सिंबल्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यूज होते हैं, सेम सिंबल्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यूज होते हैं। एक मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद बहुत कुछ आज नहीं करने वाला मैं बातें, मुझे जाननी है आप लोगों की एनर्जी कमेंट में, उसके बाद मैं आता हूँ अगले लेक्चर के साथ में, ठीक है? बढ़िया यार। तो अब आ जाते हैं पहले नंबर पे जो हमारा है बिग ऑफ एन। अब बिग ऑफ एन का मतलब क्या है? लीनियर। अब लीनियर का क्या मतलब है? कांस्टेंट समझते हैं यार, कांस्टेंट समझो। पहले नंबर पे ये समझते हैं, ठीक है? दोनों के लिए, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए। माना कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसका काम था एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। बताओ कितनी लाइनें चलाओगे? बताओ। अपने क्लास लिखा, एक क्लास का नाम दे दिया, लेट्स से मैन क्लास माना कि थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मेरा पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, एक मैन फंक्शन था, इसके अंदर मैन लिखा है ऐसा कुछ करके, और मैंने यहाँ पे साउट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है? साउट हेलो वर्ल्ड। तो यार ये तुम्हें जावा अगर आती है तो इतनी बात तुम समझ गए होगे, नहीं आती तो जावा सीखो भैया पहले। समझ रहे हो? अब बताओ ये पूरा प्रोग्राम कितनी बार चलेगा? भैया एक लाइन चलेगी, हमेशा चलेगी। तो यहाँ पे क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक ही लाइन हमेशा चलनी है, किसी यूजर इनपुट पर डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट ऑलवेज। एक लाइन चलाओ, 50 लाइन चलाओ, लेकिन 50 लाइनें फिक्स होनी चाहिए, किसी भी लूप पर डिपेंडेंट ना हो, यूजर इनपुट पर डिपेंडेंट ना हो, हमेशा कांस्टेंट। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी? स्पेस टेकन बाय एनी प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फॉर द फंक्शन ऑफ इनपुट साइड प्लस फॉर द फंक्शन ऑफ इनपुट साइज प्लस ऑक्सिलरी स्पेस। ये सब क्या होता है समय के साथ बताऊंगा। नाम याद करके रख लो कि जब टाइम आएगा मैं हर एक लेक्चर में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हर एक प्रोग्राम के लिए कैलकुलेट करूंगा, तभी समझ आएगा। और ये समय के साथ ही समझ आता है। समझो, आज अचानक से मैं दिमाग में बिठाऊंगा नहीं बैठेगा, सीखना ही पड़ेगा धीरे धीरे, और वही एक्चुअल लर्निंग होगी। समझ रहे हो? ठीक है? तो सही लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई अलग से मैंने मेमोरी नहीं बनाई, तो मेरे पास में जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कांस्टेंट है, और कहीं ना कहीं लूप नहीं है, कोई यूजर इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो कांस्टेंट मेरे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगला आता है लीनियर के लिए बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन क्या बोलता है कि भाई आपके पास में माना कि एन इनपुट साइज है और एन टाइम ही आपको कोड चलाना पड़ेगा। ये बात अभी बहुत समझ नहीं आएगी, कल से समझ आएगी अगले लेक्चर से, ठीक है? तो आपको एन टाइम ही कोड चलाना पड़ेगा, उस केस में बोलते हैं बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और माना कि प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या काम किया, एक एन साइज का एक नया डेटा स्ट्रक्चर ले लिया, तो उस केस में उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाती है बिग ऑफ एन। बात समझ आ रही है? आज नहीं समझ आई कोई बात नहीं, अगले लेक्चर से तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा ये सारी बातें। इनका तो मैं नाम ही नहीं लेने वाला भाई, आज समय के साथ सिखाऊंगा, सब कुछ समझ आएगा। 0 to एडवांस कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे होंगे, लेकिन मुझे बस चाहिए आपका साथ कि आप बीच में धोखा नहीं दोगे। अगर आप लोग बीच में सीरीज को छोड़ दोगे तब मेरे लिए इसको कंप्लीट करना मुश्किल होगा। लेकिन आई गारंटी वन थिंग
कि अगर हम लोग लास्ट तक डटे रहे ना यार, तो आपको इतनी डीएसए की अंडरस्टैंडिंग होगी, किसी भी इंटरव्यू का बिजली निकाल लोगे। वो मैं आपसे बोल सकता हूँ, जो ईमानदारी से करेंगे उनका लीड कोड पे अच्छा स्कोर होगा, उनके एक्चुअल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोडिंग स्किल्स हैं वो बेहतर होंगी, है ना। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक मुझे इस कमेंट में पूरी एनर्जी दिखाओ यार, लाइक करो, मुझे बताओ कि भाई क्या मजा आने वाला है, ऐसी सीरीज कब तक कंप्लीट करनी चाहिए। मैं 50 लेक्चर्स प्लान कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बताओ कौन कौन से टॉपिक्स आपको एकदम नाइटमेयर की तरह परेशान करते हैं डीएसए में, जिनको मैं स्पेसिफिकली ऐड करूँ, है ना। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, है ना। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे एंड विल मेक इट टुगेदर। बाय बाय एवरीबॉडी।